ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन में हमने पॉइंटर्स पे डिस्कशन शुरू की थी, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में ये कुछ अनाउंसमेंट की थी, मेक श्योर कि आपने इनको एड्रेस कर लिया। ऑलराइट, तो पिछली क्लास में हमने एक सवाल शुरू किया था और वो सवाल क्या था कि आपको एक फंक्शन चाहिए जिसमें दो इनपुट्स हों कम से कम, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, और आपका फंक्शन जो है उन दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है और जो क्वोशंट होता है वो दोनों रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने बात ये की थी कि अगर तो आप रेगुलर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, यानी इंट न्यूमरेटर इंट डिनोमिनेटर, और दो और पैरामीटर रख लेते हैं, इंट रिमाइंडर इंट क्वोशंट, तो वो जो दो पैरामीटर होंगे वो एक कॉपी होगी ओरिजिनल वैल्यूज की, और जब ये फंक्शन खत्म होगा तो ये वो वैल्यूज भी उसके साथ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से पैरामीटर में अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट करके ख़त्म होता है वो पैरामीटर के अंदर जो वैल्यूज थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं, तो वो तरीका नहीं चल सकता। दूसरी हमने बात की थी कि दो वैल्यूज रिटर्न कर दें, यानी रिटर्न रिमाइंडर और रिटर्न क्वोशंट, तो वो भी हमने देखा था कि कुछ लैंग्वेजेस में तो उस बात की इजाज़त होती है, पर C++ में और सी में आपका एक फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, तो रिमाइंडर और क्वोशंट में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, दोनों नहीं रिटर्न होगी। ठीक है, तीसरी हमने बात की थी कि पॉइंटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वो एग्जांपल मैं दोबारा कवर करना चाहता था। तो इस फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, मेन में आपने चार वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, ये मेन है, रैम के अंदर यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशंट, और चौथा जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स हैं, आपने सी इन करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रीड कर ली। लेट सपोज न्यूमरेटर जो है 10 है और डिनोमिनेटर लेट सपोज 3 है। सही है, अब आप क्या करते हैं, आप डिवाइड का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, ये बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो जो कॉल करने वाला फंक्शन था वो पॉज कर जाता है, यानी मेन जो है अब पॉज कर जाएगा टिल सच टाइम कि डिवाइड का फंक्शन जो है वो खत्म नहीं हो जाता। जब तक डिवाइड का फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता, मेन फंक्शन जो है वो वहीं पे फंस जाएगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसे डिवाइड का फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, मेन जो है वो सी आउट वाली लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, पर अभी डिवाइड पे बात करते हैं। तो डिवाइड फंक्शन में क्या है, एक पैरामीटर है जिसकी टाइप इंटीजर है, एक पैरामीटर है जिसकी टाइप वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ये डिवाइड फंक्शन है, इसमें चार वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स हैं, एक नम है, एक डेन है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक रैम है यानी रिमाइंडर, और चौथा कोट है यानी क्वोशंट। इन सारों के एड्रेसेस भी लिख देते हैं। लेट्स सपोज इसका एड्रेस A0 है, इसका एड्रेस A4 है, A8, और इसका एड्रेस A12, और लेट्स सपोज इसका एड्रेस जो है B0 है, ये रैम एड्रेसेस हैं। अगले का एड्रेस B4 है, B8, और फाइनली B12। ठीक है, ऑलराइट, तो अब क्या होगा कि जब आपने ये फंक्शन कॉल किया डिवाइड का, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, डिनोमिनेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 3, रिमाइंडर वेरिएबल है और उसका एड्रेस आप पास कर रहे हैं। परसेंट का मतलब है यहाँ पे कि आप रिमाइंडर वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, विच इज A12, और क्वोशंट वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, विच इज A8। तो ये चार वैल्यूज आपने पास की हैं, विच मीन्स
कि जो पहला पैरामीटर है नम, उसके अंदर 10 कॉपी हो जाएगा। अगला पैरामीटर है डेन, उसके अंदर 3 कॉपी होगा। अगला पैरामीटर है रैम, ठीक है, इंट स्टार रैम है, सॉरी। तो इसके अंदर आपने एड्रेस पास किया था विच वॉज 812। और चौथा पैरामीटर इंट स्टार कोट है, और उसके अंदर आपने क्या वैल्यू पास की थी, A8। तो यानी यहां पे A8 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेन और डिवाइड के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब क्या होगा, पहली लाइन पे क्या हो रहा है कि इंट स्टार रैम इज इक्वल टू स्टार रैम। जो है हमने कहा था कि स्टार यहां पे एज ए डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। यहां पे जब आपने स्टार लिखा है यानी इंट स्टार, तो उसका मतलब है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस वेरिएबल की टाइप जो है वो पॉइंटर टू एन इंटीजर है। ऑन दी अदर हैंड जब आप यहां पे स्टार इस्तेमाल करते हैं तो आप स्टार को डेक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप स्टार को डी रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डी रेफरेंसिंग का मतलब है कि रैम के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके कुछ करना है। तो यानी रैम के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, A12 पड़ा हुआ है, ठीक है। रैम के अंदर A12 पड़ा हुआ है, तो स्टार रैम का मतलब है कि A12 पे जाओ और इस जगह पे क्या लिखना है, नम परसेंटेज डेन, यानी नम और डेन का जो रिमाइंडर है वो। तो नम के अंदर 10 पड़ा हुआ है, डेन के अंदर नम के अंदर 10 पड़ा हुआ है, डेन के अंदर 3 पड़ा हुआ है। तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 3 9 माइनस 10 1। तो A12 पे आप बेसिकली कह रहे हैं कि 1 लिख दो। मैं इस बात को फिर रिपीट कर दूं कि पहले आपने देखा है कि रैम के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, फिर आप उस एड्रेस पे जाके एक वैल्यू राइट करेंगे और वो वैल्यू क्या होगी, दिस नम डिवाइडेड बाय दिस डेन और इसका जो भी रिमाइंडर है विच इज 1। तो आपने A12 पे 1 लिख दिया, सही है। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, अगली लाइन पे हो रहा है स्टार कोट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय डेन। इसका क्या मतलब है कि कोट वाली जगह पे यानी यहां पे जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज A8, ये A8 पड़ा हुआ है, इस एड्रेस पे जाएं, रैम के इस एड्रेस पे जाएं और यहां पे क्या वैल्यू लिखनी है, नम विच इज 10, यहां से नम आया विच इज 10 डिवाइडेड बाय यहां से 3 आया डेन विच इज 3। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है, 3 होता है। तो विच मीन्स कि इस एड्रेस पे जाके A8 पे जाके 3 को लिख दो, सही है। और मैं फिर कह दूं कि ये नम जो है ये यहां से नहीं आया, ये नम यहां से आया है। ये जो डेन है ये यहां से नहीं आया, ये डेन यहां से आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेन और डिवाइड जो दो फंक्शन हैं इनके अलग अलग वेरिएबल्स पड़े होते हैं अपनी रैम की अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से फर्क है। और बात क्या है कि क्योंकि रैम के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस है और कोड के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस है, तो इसलिए डिवाइड का फंक्शन जो है उन एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए यहां पे वैल्यू लिख सकता है। और दूसरी बात है कि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप सीधा लिख देते हैं कि रैम इज इक्वल टू नम परसेंटेज डेन, तो फिर क्या होना था, रैम में A12 एक एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस डिलीट होता और उसकी जगह पे नम और डेन की डिवीजन का जो रिमाइंडर है विच इज 1 वो लिखा हुआ आ जाता। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाता। पर हम ये बिहेवियर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रैम के अंदर वैल्यू ना लिखी जाए, रैम के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके वैल्यू लिखी जाए। तो इसलिए हमने स्टार रैम किया और इसीलिए हमने फिर आगे स्टार कोट भी किया।
एनीवे तो इस तरीके से क्या होगा कि रैम के अंदर जो एड्रेस था विच वॉज 812, वहां पे वैल्यू लिखी जाएगी नम डिवाइड बाई 10 के रिमाइंडर की, और जो कोड के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ था उस एड्रेस पे जाके नम डिवाइडेड बाई 10 का जो क्वोशंट है उसकी वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, यहां पे अच्छा वॉइड फंक्शन है, वॉइड रिटर्न टाइप है, इसलिए कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और आपका फंक्शन जो है जैसे ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक कंपाइलर पहुंचता है आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन खत्म होगा पहला काम क्या होगा कि रैम से ये सब कुछ डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है, तो अब ये वैल्यू आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ मेन ही पड़ा रह गया है। अब क्या होगा, मेन की जो अगली लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट क्वोशंट, तो क्वोशंट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3 सी आउट होगा, और क्वोशंट और सी आउट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के अंदर आपको पता है 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 सी आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन का भी कर्ली ब्रेसेस क्लोज एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही मेन खत्म होगा आपकी रैम से ये सब कुछ भी निकल जाएगा। अब आपकी रैम खाली हो गई है, ना इसमें मेन पड़ा हुआ है ना डिवाइड पड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर गया। ऑलराइट क्लास, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि आप पॉइंटर्स को इस्तेमाल करके बेसिकली एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में, यानी अपना जो पेरेंट फंक्शन है, देखें बात क्या हो रही है, मैं एक और चीज बता दूं कि आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, यानी एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है y, लेट सपोज x कॉल्स y, यानी x पेरेंट है और उसके अंदर y को कॉल किया जा रहा है, तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। x जो है वो y को कैसे इंफॉर्मेशन पास करेगा, ठीक है, x ने y को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो उसका क्या तरीका है, कोई जवाब देगा? हाँ जी क्लास, x ने y को इंफॉर्मेशन कैसे पास करनी है? ऑलराइट, x ने बेसिकली y को अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो y के अंदर जो पैरामीटर लिस्ट है वहां पे x जो है आर्ग्यूमेंट भेज देगा, यानी इस केस में आपको नजर आ रहा है कि मेन ने जब डिवाइड को कॉल किया था तो यहाँ पे 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि मेन फंक्शन ने डिवाइड फंक्शन को भेजे हैं। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि x ने अगर y फंक्शन को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसका तरीका होता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी मैं ये भी कर सकता था कि मैं यहां पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, अब क्या होगा, अब ये जो वेरिएबल नंबर है ये ग्लोबल इसका स्कोप है, विच मींस कि डिवाइड फंक्शन के अंदर भी अगर आप नंबर इज इक्वल टू समथिंग करेंगे और मेन के अंदर भी आप कुछ कर सकते हैं, तो वो उसी एक वेरिएबल को चेंज कर रहा है, यानी नंबर इज, रैम के अंदर एक वेरिएबल पड़ा होगा नंबर, और जब डिवाइड का फंक्शन कॉल हुआ है तो उसकी वैल्यू 15 हो गई है, और जब मेन के अंदर इसे नम इज इक्वल टू 10 किया है तो यही वाली जगह पे वैल्यू 10 लिख दी जाएगी। तो दो तरीके हो गए, एक हमने देख लिया कि एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं उसकी पैरामीटर लिस्ट के अंदर वैल्यू, और दूसरा तरीका है कि आप ग्लोबल वेरिएबल बना दें। ठीक है, एक ये तरीका है। अब दूसरी बात ये है कि जो y फंक्शन है, y फंक्शन x को कैसे इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, ये फंक्शन इसको कैसे इंफॉर्मेशन दे सकता है।
तो उसमें वंस अगेन एक तरीका तो सिंपल है ग्लोबल वेरिएबल का, कि ग्लोबल वेरिएबल के अंदर फंक्शन y जो है वैल्यू लिखते हैं, तो x जो है उसी वैल्यू को रीड कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है जो हमने इधर पॉइंटर वाली बात की थी। पॉइंटर में क्या हो रहा है कि जो कॉलिंग फंक्शन था उसने एक अपने किसी वेरिएबल का एड्रेस दिया है, अपने वेरिएबल का, और जो कॉल्ड फंक्शन है वो उस एड्रेस पे जाके कोई वैल्यू लिख देता है। यानी x जो है वो y को एक पैरामीटर लिस्ट, एक आर्गुमेंट पास करेगा, एड्रेस अपने किसी वेरिएबल का, और y जो है वो उस वेरिएबल के एड्रेस को रीड करके उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू लिख देगा, तो वो x फंक्शन को मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है कि पॉइंटर्स के थ्रू जो है y x को इंफॉर्मेशन पास कर देता है। दूसरा तरीका हमने कहा ग्लोबल वेरिएबल्स का था। और तीसरा तरीका क्या होता है कि y के अंदर आप एक रिटर्न कॉल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रिटर्न 15। तो अब जहां पे भी x ने y को कॉल किया था उस जगह पे y का पूरा जो फंक्शन कॉल थी वो रिप्लेस हो जाएगी किस चीज से, इस वैल्यू 15 के साथ। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं वैल्यूज एक्सचेंज करने के बिटवीन फंक्शंस। और बाय द वे ये रिटर्न 15 लाजमी नहीं था, यहाँ पे आप किसी वेरिएबल को भी कर सकते थे, यानी रिटर्न नम कर देते, तो नम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं फंक्शन के बीच में इंफॉर्मेशन पास करने के। यानी पेरेंट जो है कॉल्ड फंक्शन को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, और जो कॉल्ड फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन को भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो ग्लोबल वेरिएबल वाली बात मैंने आपसे की थी वो इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को जितना कम हो इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बहुत ही आप इसकी कोई वजह हो ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करने की तो आप कर सकते हैं, वरना अगर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स और इस तरीके से रिटर्न वैल्यूज के साथ आप कोई वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में फंक्शन के बीच में, तो फिर आप ग्लोबल वेरिएबल नहीं रखते। ठीक है, और इस ग्लोबल वेरिएबल की ज़्यादा जो डिटेल है वो आगे जाके आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के कोर्सेज करेंगे, वहाँ फिर आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल के साथ क्या मसला होता है और कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना अक्लमंदी होती है। एनी क्वेश्चंस? मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर। ऑल राइट, थैंक यू। ठीक है, एक और तरीका जो होता है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का दो फंक्शन के बीच में, वो हम पहले भी देख चुके थे, और वो एक रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का ये दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली एक नया नाम है किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, किसी एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन का। यानी आप ये देखें, पॉइंटर का एग्जांपल लें, तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा, रैम के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाएगी जहां पे 9 लिख दिया जाएगा। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्टार रेफ, जिसका मतलब है कि रेफ एक वेरिएबल है जिसकी टाइप पॉइंटर टू एन इंटीजर है, यानी रेफ के अंदर इंटीजर नहीं पड़ा होगा, रेफ के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस पड़ा होगा। और जब आपने रेफ इज इक्वल टू एम्परसेंड एक्स किया है, तो बेसिकली आपने क्या है कि रेफ के अंदर वेरिएबल एक्स का एड्रेस कॉपी कर दो। ठीक है, रेफ के अंदर वेरिएबल एक्स का एड्रेस कॉपी कर दो, तो दैट मीन्स कि जो वेरिएबल रेफ है इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द वेरिएबल एक्स। ठीक है, और जहां पे आपको नजर आ रहा है कि रैम के अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल बने हुए हैं, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल रेफ है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आगे चलें, रेफरेंस क्या होता है कि एक ही वेरिएबल के आपने दो डिफरेंट नाम रख दिए हैं, इसे बाय द वे एलियस भी कह सकते हैं। तो अगर आपने ये लाइन लिखी है इंट x इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है कि आपने रैम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम x है, उसकी टाइप इंटीजर है और उसके अंदर एक इंटीजर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अगली लाइन पे आपने क्या किया है, इंट एम्परसैंड रेफ इज इक्वल टू x। क्लास याद रखें, जब इस तरीके से एम्परसैंड इस्तेमाल होता है, यानी नाम के और इंट या जो भी डेटा टाइप है उसके बीच में अगर आपने एम्परसैंड डाला है,
तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है। एम्परसेंड जो है ये रेफ का एड्रेस नहीं आपको रिटर्न करके दे रहा। इसका मतलब है, या इस तरीके से जब आप एम्परसेंड को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि रेफ एक नाम है, ठीक है, किसी ऐसे वेरिएबल का जिसकी टाइप इंटीजर है। और जब आपने इंट एम्परसेंड रेफ इज इक्वल टू एक्स किया है तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि रेफ जो है वो एक्स ही का एक दूसरा नाम है, ठीक है। और जहां पे आप रैम में देख रहे हैं कि इस केस में जब आपने इंट एम्परसेंड रेफ इज इक्वल टू एक्स किया है तो कोई नया वेरिएबल नहीं बना, रैम के अंदर एक ही वेरिएबल पड़ा हुआ है, उस वेरिएबल का नाम एक्स है और उसके अंदर वैल्यू 9 है। पर उस वेरिएबल को आपने एक नया नाम दे दिया है और उस नए नाम का, और वो नया नाम क्या है, वो नया नाम रेफ है, ठीक है। तो ये रेफरेंस और पॉइंटर के अंदर फर्क है। पॉइंटर के अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल्स थे जिनमें से पॉइंटर वेरिएबल जो है किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे रेफरेंस टाइप जो है रेफ, वो एक्स ही का दूसरा नाम है, कोई नया वेरिएबल नहीं है, और वो आपको नजर आ रहा है इधर, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल का एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज इंट m इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है कि आपने क्या है कि रैम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो जिसका नाम m है, जिसकी टाइप इंट है और उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। फिर आपने क्या किया, इंट एम्परसेंड j इज इक्वल टू m। इसका मतलब है कि आपने कह दिया कि इसका नाम j भी हो सकता है और इसका नाम m भी हो सकता है, ये दोनों नाम ठीक है। और इन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है। तो यहां पे जब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू m, तो स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ जाएगा। अगली लाइन पे आए, आपने क्या किया, j इज इक्वल टू 18। तो j जो है वो m ही का एक दूसरा नाम है, तो क्या होगा, इस जगह पे जाके 18 लिखा जाएगा। जब आपने, आप चाहे m इज इक्वल टू 18 लिखें, चाहे आप j इज इक्वल टू 18 लिखें, दोनों एक ही जगह की बात कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल के दो नाम हैं। तो अब जब आप सी आउट वैल्यू ऑफ m करेंगे तो यहां पे m में क्या पड़ा होगा, 18, स्क्रीन के ऊपर 18 लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां पे अगर मैं सी आउट j कराना चाहूं, अगर मैं ये लाइन लिखता तो j के अंदर भी 18 ही पड़ा होना था। तो क्लास ये एक रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि रेफरेंस वेरिएबल किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो और रेफरेंस वेरिएबल यूजुअली पैरामीटर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वही जो पिछला हमने फंक्शन देखा था जहां पे दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर और क्वोशंट जो है आपने रिटर्न करना था मेन फंक्शन में, तो वही एग्जांपल अगर आप दोबारा देखना चाहें तो अब क्या होगा, रैम के अंदर मेन पड़ा हुआ है और मेन के अंदर चार वेरिएबल्स हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशंट और चौथा जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। ये चार वेरिएबल पड़े हुए हैं। लेट सपोज आपने वंस अगेन न्यूमरेटर के अंदर 10 पास किए और डिनोमिनेटर के अंदर लेट सपोज आपने 3 पास किया, ठीक है। रिमाइंडर का जो वेरिएबल है वो आपने वैल्यू सेट किए बगैर पास कर दिया है और क्वोशंट का जो वैल्यू है वो भी आपने सेट किए बगैर वेरिएबल पास कर दिया है। और यहां पे आप देख सकते हैं क्लास कि आपने वेरिएबल पास किए हैं, आपने वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लिख के उसका एड्रेस नहीं पास किया। यानी जो पॉइंटर वाला एग्जांपल था, इस एग्जांपल में आपने एम्परसेंड रिमाइंडर और एम्परसेंड क्वोशंट पास किया था, विच मीन कि आपने कहा था रिमाइंडर वेरिएबल का जो एड्रेस है और क्वोशंट वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पास करो। पर यहां पे ऐसे नहीं है, यहां पे आपने दोनों वेरिएबल्स को पास किया, ठीक है। ओके, अब डिवाइड का जब फंक्शन कॉल होगा तो डिवाइड के अपने चार पैरामीटर्स हैं, एक इंट नम है, एक इंट नम है, दूसरा वेरिएबल इंट डेन है। नम के अंदर क्या पास हुआ है, 10,
और den के अंदर क्या पास हुआ है? 3। अगला वेरिएबल क्या है? इंट एम्परसैंड रैम। इसका मतलब है कि रैम जो है इज अ रेफरेंस, यानी रैम एक और नाम है किसका? रिमाइंडर वेरिएबल का। तो यहां पे आप रिमाइंडर के साथ साथ रैम भी इसको कह सकते हैं। और अगली चीज है इंट एम्परसेंट कोट, यानी आप कह रहे हैं कि क्वोशिएंट वेरिएबल को एक और नाम दे दो और वो नाम के QUOT कोट। ठीक है, अब क्या होगा? अब जब आप ये कर रहे हैं कि रैम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 का नम डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर, तो बेसिकली रैम और रिमाइंडर एक ही जगह के नाम है, एक ही रैम लोकेशन के नाम है, एक ही वेरिएबल के दो नाम है। तो जो रैम या रिमाइंडर जो है इस जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर विच इज 1, और क्वोशिएंट डिवाइडेड कोट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो कोट किस चीज का दूसरा नाम है? क्वोशिएंट का दूसरा नाम है। तो यहां पे बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय 3, इधर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। और आपको नजर आ रहा है कि इस केस में रैम के अंदर सिर्फ 4 वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट या कोट, रिमाइंडर या रैम, और नम और डेन। जो पिछला पॉइंटर वाला एग्जांपल था उसमें 8 वेरिएबल थे, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, नम, डेन, कोट, रैम। यहां पे कोड और रैम नए वेरिएबल नहीं है, कोड और रैम एग्जिस्टिंग वेरिएबल के नए नाम है। ठीक है, ऑल राइट। तो जब ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी डिवाइड की, तो रैम में से नम और डेन निकल जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोड और रैम नाम थे, ये नाम भी खत्म हो जाएंगे। वेरिएबल खत्म नहीं हुआ, उनका जो नया नाम था, जो आपने अलहदा नाम एक नया दिया था, वो नाम खत्म हुआ है, वेरिएबल वहीं पे पड़े हुए हैं अभी तक। खैर, तो क्वेश्चन में 3 पड़ा हुआ है, रिमाइंडर में 1 पड़ा हुआ है। यहाँ पे जब सी आउट की लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन के ऊपर 3 और 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद मेन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो रैम से मेन फंक्शन भी पूरी तरह से निकल जाएगा। ये ले, रैम खाली हो गया। एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ सर। ऑल राइट। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। राइट अ मेन फंक्शन विच यूजेस सी इन टू असाइन वैल्यूज टू 2 कैरेक्टर वेरिएबल्स var1 and var2. Main should then call a function named swap which swaps the values written in variable 1 and 2. यानी मेन के अंदर 2 वेरिएबल पड़े होंगे, एक वेरिएबल का नाम var1 है, एक का नाम var2 है, और आपने एक फंक्शन कॉल करना है जो कि var1 की वैल्यू var2 में लिख दे और var2 की वैल्यू जो है वो var1 के अंदर लिख दे। और ये काम आपने करना है यूजिंग पॉइंटर्स, और फिर आपने करना है यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स। चलें क्लास, ट्राई करें सवाल को, शुरू करें। और कोई सवाल करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले पॉइंटर्स वाली अप्रोच। आपने एक फंक्शन बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और उसमें आपने दो पैरामीटर्स रखे हैं। एक पैरामीटर ptr1 है और उसकी टाइप क्या है, इट इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। और दूसरा जो है वो ptr2 है, उसकी टाइप क्या है, पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। ठीक है, अब इसको रैम में देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे ptr2 पड़ा हुआ है, ptr1, ptr2, और इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है कैर टेम्प। इसकी टाइप पॉइंटर है और इसकी टाइप जो है, टेम्प की टाइप एक्चुअल कैरेक्टर है, इट इज नॉट अ पॉइंटर। ऑल राइट, आगे आ जाए। मेन के अंदर क्या हो रहा है। मेन के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसका नाम var1 है, विच इज अ कैरेक्टर। फिर वेरिएबल var2 है, विच इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। फिर लेट्स सपोज var1 और var2 की वैल्यू सीन कराई है। लेट्स सपोज var1 के अंदर x आया है और var2 के अंदर लेट्स सपोज y आ गया। ठीक है, ये दो var1 और var2 में वैल्यूज पड़ी हुई है। फिर आपने सी आउट var1 var2 किया तो स्क्रीन के ऊपर x और y लिखे हुए आ गए। अब आप क्या करते हैं, स्वैप का फंक्शन कॉल करते हैं। अच्छा, इनके एड्रेसेस भी लिखते हैं, a0, a1, a2 और लेट्स सपोज b0, b1। एक्चुअली नहीं, a0, a4, a8, b0, b4। ठीक है, ऑल राइट। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जो var1 का एड्रेस है वो आपने पहली आर्ग्यूमेंट पास की है। स्वैप के अंदर पहली वैल्यू क्या है, var1 का एड्रेस। var1 का एड्रेस क्या है, b0। और वो b0 कहां पे लिखा जाएगा, ptr1 में, b0। अगली आर्ग्यूमेंट क्या है, एम्परसेंड var2, यानी var2 का जो एड्रेस है विच इज b4, वो कहां पे लिखा जाएगा, ptr2 में। तो यहां पे b4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैर टेम्प इज इक्वल टू स्टार ptr1, यानी ptr1 में जो एड्रेस है b0, उस एड्रेस पे जाओ और उसे डी रेफरेंस करो, यानी उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे रीड करके टेम्प के अंदर लिख दो। तो वो वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, अगली लाइन पे क्या हो रहा है, अगली लाइन पे हो रहा है स्टार ptr1 इज इक्वल टू स्टार ptr2, यानी ptr1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, यानी b0 में, और वहां पे क्या लिख दो, ptr2 में जो एड्रेस है विच इज b4, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, y पड़ा हुआ है। स्टार ptr2 का मतलब है कि ptr2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे y पड़ा हुआ है। तो y कहां पे डालना है, ptr1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके। तो यहां पे जो है y आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन पे आ जाए। अगली लाइन क्या कर रही है, स्टार ptr2 इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, ptr2 में जो एड्रेस है विच इज b4, उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे x लिख दो। तो यहां पे x लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, वापस मेन में आएंगे। अब मेन क्या करेगा, सी आउट var1 var2,
तो var1 के अंदर y पड़ा हुआ है और var2 के अंदर x पड़ा हुआ है, और आपको नजर आ गया कि पहले जो है var1 में x था, var2 में y था, अब ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है, और दिस इज व्हाट वी हैड वांटेड ऑल अलोंग, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स के थ्रू आपने अचीव किया। अब यही काम करने का दूसरा तरीका क्या था, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स। तो रेफरेंस वेरिएबल में आप क्या कर रहे हैं, रैम के अंदर आपके वेरिएबल पड़े हुए हैं, एक var1 है, एक var2 है, ठीक है, ये मेन है। लेट्स सपोज var1 में x पड़ा हुआ है, var2 के अंदर y पड़ा हुआ है। फिर स्वैप कॉल होता है, स्वैप के अंदर एक वेरिएबल है, उसका नाम ref1 है, दूसरे का नाम, सॉरी ये देखें, ये गलत मैंने किया ना, रैम के अंदर ref1 और ref2 तो पड़े ही नहीं होंगे, ref1 और ref2 रेफरेंस टाइप्स हैं, विच मीन्स कि ये किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के ही दूसरे नाम है। तो ref1 के अंदर क्या चीज पास हुई है, var1, विच मीन कि ref1 var1 का ही दूसरा नाम है, और ref2 जो है वो बेसिकली var2 का ही दूसरा नाम है, तो इसको आप दूसरा नाम ref2 दे दें। अब ये तो फिर स्वैप फंक्शन के अंदर सिर्फ अपना जो वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, दैट इज टेम्प। टेम्प के अंदर आपने क्या लिखे, ref1 की वैल्यू, ref1 क्या है, दिस, ref1 में x पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर x आ जाएगा। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, ref1 इज इक्वल टू ref2, यानी ref1 यहां पे ref2 की वैल्यू डाल दो, तो ref2 में y पड़ा हुआ है, यहां पे y आ जाएगा। अगली लाइन क्या कर रही है, ref2 इज इक्वल टू टेम्प, तो ref2 के अंदर y पड़ा हुआ है, उसे डिलीट करके उसमें टेम्प की वैल्यू राइट कर दो, टेम्प में x पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। उसके बाद स्वैप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, रैम से टेम्प का वेरिएबल निकल जाएगा, और स्क्रीन के और मेन फंक्शन में फिर var1 var2 पड़े हुए हैं जिनको सी आउट करा दिया जाएगा, और दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिकली रेफ का ये एम्परसेंड वाला जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, उसका फायदा क्या होता है कि आपकी रैम में एक फायदा ये है कि रैम में कोई नए वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा, तो जगह भी बच जाती है, ठीक है। खैर ये रेफ वेरिएबल जो है, इसकी अभी आपको इतना पॉइंट क्लियर नहीं होगा, इसकी अहमियत अभी, यानी एग्जांपल्स हमने कर दी है और इसके लिए इस्तेमाल होता ही है, पर इसके एक्चुअल जो अहमियत है वो आपको समझ आएगी जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टर्स और ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह है, ठीक है, ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वहां पे आपको नजर आएगा कि एम्परसेंड इस्तेमाल किया जाता है, और तब फिर आपको ये पता लग जाएगा कि एम्परसेंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नया वेरिएबल बनाने में मसला था, और एम्परसेंड इस्तेमाल करने का मतलब था आपने किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को नया नाम दे दिया, ठीक है। पर खैर उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो अगले सेमेस्टर में आप इंशाल्लाह कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है कि पॉइंटर्स और अरेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है क्लास। तो एक बात याद रखें कि अरे का जो नाम होता है, सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं, वो नाम जो है वो अरे के पहले लोकेशन का एक पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपका एक फंक्शन है, उसमें आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, उसकी टाइप अरे है और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आप सी आउट करते हैं एड्रेस ऑफ, यानी आप दो चीजें इस एग्जांपल में सी आउट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, A0 यानी अरे का जो पहला एलिमेंट है उसके साथ आपने एम्परसेंड लगा दी, यानी पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है आप वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ये आपका अरे है, ठीक है। ये रैम के अंदर आपका एक अरे पड़ा हुआ है। तो जब आप एम्परसेंड A0 करते हैं तो आप इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट कर देंगे, एंड दैट इज 0065FDEA4, लेट्स सपोज ये है। ऑब्वियसली फर्क कंप्यूटर में फर्क होगा, आप अपने पे रन करेंगे तो हर दफा कोई डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद अगली लाइन पे जो आप सी आउट करा रहे हैं
वो सी आउट क्या है, सिर्फ ए, उसके साथ आपने सबस्क्रिप्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, ए के साथ आपने एम्परसेंड भी नहीं लगाया। तो अब ए को जब आप सी आउट करेंगे तो ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वही एड्रेस पड़ा हुआ है ए नॉट ए जीरो का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अरे का जो नाम होता है वो नाम एक्चुअली एक पॉइंटर होता है, और उस पॉइंटर के अंदर जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस पड़ा होता है। आगे आ जाए, ठीक है। अब इस कोड में क्या हो रहा है, आपने एक अरे डिक्लेयर किया, उसमें आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, लेट्स सपोज 2 4 6 8 22 है। अब अगर आप सी आउट स्टार ए करेंगे तो मैंने कहा था कि जो अरे का नाम है वो नाम एक्चुअली पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो जब आप स्टार ए करेंगे तो उसका मतलब है कि पहली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी ए के अंदर एड्रेस है फर्स्ट लोकेशन का, और स्टार ए का मतलब है कि फर्स्ट लोकेशन में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो डीरेफरेंस करके रिटर्न करो, तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 करते हैं तो उसका भी यही मतलब है कि अरे का जो पहला एलिमेंट है उसकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, तो स्क्रीन पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा, इन दिस केस 2। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि अरे का जो नाम होता है, दैट नेम, वेरिएबल नेम इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे। ठीक है, ऑल राइट। अगला एग्जांपल, यहां पे क्या हो रहा है, आपने अरे डिक्लेयर किया वही वाला इंट ए, उसमें 5 वैल्यूज लिख दी 2 4 6 8 22। अब क्लास आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी। पी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप पॉइंटर टू एन इंटीजर, और उसमें आपने क्या किया, इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है, आप बेसिकली कह रहे हैं कि पी एक वेरिएबल है पॉइंटर, और पी के अंदर एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, जो अरे ए है उसके स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस। सही है, तो अब आप अगर ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप स्टार ए करेंगे, स्टार ए अगर आपने प्रिंट किया होता तो वो भी स्क्रीन के ऊपर 2 लिख देता। और जो आपने स्टार पी किया है, स्टार पी भी क्या कर रहा है कि पी के अंदर अरे की पहली लोकेशन का एड्रेस है, तो जब आपने स्टार पी किया है तो दैट मीन्स कि आप ये वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यानी अरे का नाम एक पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है अरे की पहली लोकेशन का। अब वो एड्रेस आप किसी और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं, और फिर उस पॉइंटर वेरिएबल पे जब आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो आप उस अरे की पहली लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ऑल राइट, No. और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप रैम बना के इस चीज को विजुलाइज करते रहें, आपको सेमेस्टर के एंड तक ये पॉइंटर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दिमाग में कभी पॉइंटर ना बनाना शुरू में, जब भी आप पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे या तो डब्बे बना लेना या रैम की एक तस्वीर बना लेना, ताकि आपको ये पॉइंट एक्चुअली विजुलाइज कर सकें, आंखों से देख सकें कि हो क्या रहा है। खैर, अगली बात क्या है कि लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्टार पी, यानी पी इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, और उस पे आपने क्या लिखा है, एम्परसैंड ए स्क्वायर ब्रैकेट 1। इसका मतलब है कि अरे की जो दूसरी लोकेशन है उस दूसरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस पी के अंदर कॉपी कर दो। यानी नाउ
A is pointing to this location और P is pointing to this location, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप सी आउट A 0 करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो अरे ए का जो पहला सेल है विच इज 2 वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि यहां पे आ गया। आगे आ जाए, अगली चीज है P-1 स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लास मैंने आपको एक लेक्चर में कहा था कि अरे का सबस्क्रिप्ट जो है वो माइनस नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। खैर, वो शुरू में एक केस था जब मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल अरे बना के दे रहा था। अब बात यह है कि पॉइंटर जो P है, इट इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड लोकेशन ऑफ अरे ए। तो जब आप P-1 को सी आउट कराएंगे तो -1 का मतलब है कि इससे एक पीछे जाओ, तो एक पीछे जाएंगे तो है तो वो अभी भी अरे ए की रेंज में ही ना। तो P-1 को जब आप सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जब आप A1 को सी आउट कराएंगे तो A1 में 4 पड़ा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर 4 लिखा हुआ आ जाएगा। और जब आप P0 को सी आउट कराएंगे तो हमने कहा था कि P जो है इज इक्वल टू एम्परसेंड A1, यानी P इधर पॉइंट कर रहा है। तो P0 जब आप सी आउट कराएंगे तो आप बेसिकली 4 सी आउट करा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, जहां पे इसमें हम अभी और डिटेल में बात करते हैं, जो पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा हूं वो ये है कि A जो है एक अरे है और A में अरे की पहली लोकेशन का एड्रेस पड़ा होता है। P जो है हमने अरे नहीं कहा, हमने कहा कि P एक पॉइंटर वेरिएबल है, पर क्योंकि उसमें अरे का ही एड्रेस पड़ा हुआ है तो वो भी एक अरे का पॉइंटर ही आप समझ लें। पर हमने क्या किया है इस एग्जांपल में कि P जो है अरे के पहले सेल को नहीं दूसरे सेल को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर P-1 को सी आउट कराएंगे तो उस अरे P जिस जगह को पॉइंट कर रहे हैं उससे एक पीछे वाला जो सेल है वो डिस्प्ले होगा। P0 को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो P जिस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, जिस सेल को पॉइंट कर रहे हैं वो सी आउट होगा। अगर P1 अगर आप डिस्प्ले कराएंगे तो P जहां पे पॉइंट कर रहे हैं उससे जो अगला सेल है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और ये अभी इस पे और बात करते हैं अरिथमेटिक, पॉइंटर अरिथमेटिक के टॉपिक में, ठीक है। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होती है, वही पिछला वाला एग्जांपल लेना। A जो है यहां पे पॉइंट कर रहा है, P यहां पे पॉइंट कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि A जो है इज ए पॉइंटर। ये बात याद रखें, A और P दोनों पॉइंटर ही है, ये कोई फर्क चीजें नहीं है। A इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर एंड P इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। ये ले मैं लिख भी दूं, बोथ आर इंटीजर पॉइंटर्स, ये बात याद रखें। ऑलराइट, अब जब आप P+n करते हैं तो उसका मतलब है कि P से जो n पोजीशंस है उसको जाके आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी A+0 है, ये पहली लोकेशन है। A+1 का मतलब है कि अच्छा, A+1 का क्या मतलब है कि क्लास अगर आपका लेट सपोज ये इंटीजर अरे है और लेट सपोज इंटीजर 4 बाइट का है, तो दैट मीन्स कि जब आप A+1 करेंगे तो एक्चुअल रैम लोकेशन जो है वो 4 बाइट्स आगे हो जाएगी। जब आप A+2 करेंगे तो 2 दफा यानी 8 बाइट्स आगे जाओ। ये पॉइंट समझ आए कि अगर अरे इंटीजर का है तो ये सारे सेल 4-4 बाइट्स के हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ये अरे कैरेक्टर का है और अज्यूमिंग कैरेक्टर 1 बाइट का है तो फिर ये सारे सेल 1-1 बाइट के होंगे। तो इन दैट केस जब आप A+1 करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो 1 बाइट आगे हुआ होगा, पर इंटीजर है तो जब आप A+1 करेंगे तो 4 बाइट एड्रेस आगे हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो हर सेल का साइज कितना होता है, यानी कितनी रैम के सेल्स को वो ऑक्यूपाई करता है, तो वो रैम के उतने सेल्स को ऑक्यूपाई करता है जितना उसकी टाइप है। इंटीजर है तो एक वैल्यू जो है वो 4 बाइट्स एक्सेस कर रही होगी, ऑक्यूपाई कर रही होगी।
कैरेक्टर है तो लेट सपोज 1 या 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा, बूलियन है तो 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो इसलिए जब आप a+1 करते हैं तो कैरेक्टर के केस में आप 1 बाइट आगे जाएंगे रैम में, इंटीजर के केस में आप 4 बाइट आगे जा रहे हैं। कोई लॉन्ग है 8 बाइट का तो उसमें फिर आप a+1 करेंगे तो 8 सेल आगे चले जाएंगे आप, यानी 8 बाइट्स आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखें। और पॉइंटर अरिथमेटिक में होता क्या है वो तो हमने इधर देख ही लिया कि a+1 कर रहे हैं तो वो अगले सेल पे आ जाएगा, a+2 कर रहे हैं तो जो उससे अगला सेल है। बेसिकली इसे लिखने का एक और तरीका है, a+1 आप समझ लें ये है, a+2 ये है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पे p+0 जो है ये पहला पॉइंटर है, p-1 जो है वो इस सेल से एक पीछे है, p1 जो है इस सेल से एक आगे है, p2 जो है इस सेल से 2 आगे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मतलब है कि पॉइंटर अरिथमेटिक में ये होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंटर है और उसमें आपने कोई वैल्यू ऐड की है, नंबर ऐड किया है, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस सेल से इतने सेल्स आगे छलांग मारो। इंटीजर के केस में एक सेल आगे छलांग मारी है तो उसका मतलब है 4 बाइट आगे गए हैं। कैरेक्टर के केस में 1+1 किए यानी एक सेल आगे गए हैं तो उसका मतलब है कि आप 1 बाइट आगे जंप किया आपने। ठीक है, एनीवे, एनी क्वेश्चन? तो अरे पॉइंट जो पॉइंटर टू एन अरे होता है उसको भी आप डी रेफरेंस कर सकते हैं, यानी ए जो था इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो a0 भी आप लिख सकते हैं और a+0 स्टार ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चाहे आप इस तरीके से किसी वैल्यू को एक्सेस करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों ठीक है। a+2 को डी रेफरेंस करेंगे तो इट इज द सेम एज a सबस्क्रिप्ट 2 के, यानी अरे का जो तीसरा एलिमेंट है वो रिटर्न करो। ठीक है, तो बेसिकली ये आप कर सकते हैं, पर यूजुअली जो है ये सिंटैक्स जो है ये सिंपलर है। इन सम केसेस आपको इस तरीके की शायद जरूरत पड़ जाए, वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे चलें। क्लास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसकी आउटपुट लिखें। चलें, यू हैव 2 मिनट्स। हाँ जी, किसी का हुआ है? एनी सोल्यूशन? चैट में लिखना है। ऑलराइट, तो जब आप अरे 0 प्रिंट कराएंगे तो वो बेसिकली 50 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप स्टार अरे कर रहे हैं तो बेसिकली अरे इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन। स्टार का मतलब है कि उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न करो, विच इज 50। आगे आ जाए, आगे क्या हो रहा है? स्टार APTR। तो APTR इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि हमने APTR इज इक्वल टू अरे किया था, तो अरे के अंदर पहला एड्रेस पड़ा हुआ है तो APTR में भी पहले सेल का एड्रेस पड़ा होगा। तो स्टार APTR का मतलब है कि APTR में जो भी वैल्यू, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू है उसे रिटर्न करो, एंड दैट इज 50। आगे आ जाए, अगली लाइन पे क्या हो रहा है? सी आउट अरे 4 विच इज 90। अगला क्या हो रहा है? स्टार अरे +4।
तो क्लास याद रखें, स्टार अरे प्लस 4 का मतलब है कि अरे के अंदर जो भी एड्रेस है वो जो कि पहली लोकेशन क्या है, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 50 वो रिटर्न करो, फिर 50 को प्लस 4 करो तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। और तीसरी वाली जगह पे क्या हो रहा है कि अरे में जो भी एड्रेस है उससे 4 सेल आगे जाओ और उस सेल पे जो वैल्यू पड़ी हुई है यानी 1 2 3 4 यहां पे जाओ, यहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको डी रेफरेंस कर दो यानी 90 आ गया। तो कहने का मतलब है इस एग्जांपल का मकसद क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार अरे प्लस 4 और अरे प्लस 4 ब्रैकेट्स में करके फिर स्टार, ये दो फर्क चीजें हैं, क्योंकि प्रेसिडेंस वाइज स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आप राउंड ब्रैकेट के अंदर अरे प्लस 4 कर दें और फिर जो एड्रेस आ गया उसको आप स्टार करें। यहाँ पे क्या हो रहा था कि अरे के अंदर जो एड्रेस था उसे आपने पहले स्टार कर लिया है और जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है उसमें आपने प्लस 4 कर दिया। ये हमारा मकसद नहीं था, अगर था तो ठीक है, पर हमारा ये मकसद इधर नहीं था। हाँ, और चौथा मैं भूल गया, चौथा क्या है कि ए पी टी आर प्लस 4 स्टार। तो ए पी टी आर के अंदर भी पहली लोकेशन का एड्रेस है, तो जब प्लस 4 करेंगे तो वो भी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और उसे स्टार करेंगे तो फिर इधर 90 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक क्लास थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो है डब्बे बना बना के करना, या डब्बे बनाना या रैम बना लेना, ताकि ये चीज आप विजुअलाइज कर सकें। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मैक्सिमम इस कोर्स के एंड तक आपको शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो, जब कोर्स खत्म होगा तो आप पॉइंटर अरिथमेटिक में कंफर्टेबल हो चुके होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नल भी एक पॉइंटर हो सकता है, यानी लेट सपोज आपने किया इंट स्टार पी, पी इज इक्वल टू 0, तो पी जो है इज अ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब है कि पी इज पॉइंटिंग टू नथिंग। जब आप p इज इक्वल टू 0 करते हैं तो आप कह रहे हैं कि p के अंदर कोई एड्रेस नहीं है, p इज पॉइंटिंग टू नो रैम लोकेशन। अब आप सी आउट p करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी आपने कहा कि p के अंदर नल पड़ा हुआ है। जब आप सी आउट एम्परसेंड p करेंगे तो p वेरिएबल का जो अपना एड्रेस है वो एड्रेस प्रिंट होगा। और जब आप सी आउट स्टार p करेंगे तो क्योंकि p के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो बेसिकली वो कंपाइलर समझ आएगा कि पी के अंदर तो एड्रेस पड़ा ही नहीं हुआ, तो आप किस जगह को रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइलर जो है वो क्रैश कर जाएगा और आपको वहीं पे पता लग जाएगा कि आपने पी को गलत एक्सेस किया है। पी के अंदर एड्रेस नहीं था और उसके बावजूद आपने किसी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की है। ये नल पॉइंटर काफी अहम होता है। ठीक है, ये आगे जाके देखेंगे कि आप जब कोई नई जगह एलोकेट करते हैं तो P के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि जगह एलोकेट नहीं हुई, और P के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि जगह ठीक एलोकेट हो गई है। तो नल पॉइंटर का अभी जो है सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नल होता है। इसका इस्तेमाल क्या है वो हम बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हमें पता लगेगा कि नल इतना अहम क्यों होता है। नल की वजह से हमें पता लगता है कि प्रोग्राम ठीक चला है कि नहीं, जगह ठीक एलोकेट हुई है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं हुआ, वो नल की वजह से हम चेक कर सकते हैं। कोई आपने फाइल खोली थी, फाइल खोलने की कोशिश की है रीड करने के लिए टेक्स्ट फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर, तो नल पॉइंटर से आपको पता लगेगा कि फाइल ठीक तरीके से खुली भी थी कि नहीं खुली थी। ठीक है, तो इसके ये डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं नल के, जो हम बाद में देखेंगे। आगे आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अरे जो है आपने एज आर्ग्यूमेंट पास करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, अरे एज आर्ग्यूमेंट पास करने का क्या तरीका होता है। अभी तक हमने जो भी चीज पास की है, या तो हमने इंटीजर वेरिएबल पास किया है, या इंटीजर पॉइंटर पास किया है, या इंटीजर रेफरेंस पास किया है, या फिर हमने कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर पॉइंटर या कैरेक्टर रेफरेंस पास किया है। अभी तक हमने अरे पास नहीं किया। तो किसी फंक्शन में आपने अरे पास करना है तो उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है। लेट सपोज आपने अरे डिक्लेयर किया इंट वाई, उसका साइज 10 है। फिर आपने लेट सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, नम के अंदर एक नंबर पड़ा हुआ है विच इज 5।
अब क्लास देखें फंक्शन कॉल कैसे किया है। फंक्शन याद रखें एक बात कि अरे का जो नाम है दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। y इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये बात ये की है, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, तो आपने फिल अरे जब कॉल किया है तो इसके अंदर आपने पहली जो वैल्यू पास की है दैट इज y, यानी सिर्फ अरे का नाम। दूसरी वैल्यू 10 है जो बता रही है कि अरे का साइज कितना है, और तीसरी वैल्यू नम 5 है, यानी एक नंबर पास कर दिया। ऑल राइट, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे आप देखें कि आपने जो दूसरा पैरामीटर है वो तो सिंपल है ना, इंट n। तीसरा पैरामीटर है वो भी सिंपल है, इंट इन वैल्यू। पहला जो पैरामीटर था जो कि अरे था वो आपने कैसे पॉइंट पास किया है, तो आपने उसकी टाइप लिखी है, जो भी आपने उस पैरामीटर को नाम देना है वो, और फिर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि लिस्ट जो है इस पे जो भी आर्गुमेंट पास होगी दैट इज एक्चुअली एन अरे वेरिएबल। और अब आप लिस्ट को एज एन अरे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपका लूप चलेगा n टाइम्स, और उस लूप में आप क्या कर रहे हैं कि ये जो अरे है, इस अरे में आप कौन सी वैल्यू राइट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू। यानी रैम के अंदर जो अरे पड़ा हुआ है वहां पे आप बेसिकली नम विच इज 5 कॉपी करी जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो मैं फिर कह दूं कि अगर आपने वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल अरे पास करना है तो आप आर्ग्यूमेंट में सिर्फ अरे का नाम देंगे और कुछ नहीं, और जो पैरामीटर लिस्ट है वहां पे आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट दे के स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो वेरिएबल है इट इज ऑफ टाइप अरे, इंटीजर अरे। और बात याद रखें कि अगर यहां पे हम y की बजाय ये चीज पास करते हैं y स्क्वायर ब्रैकेट 5, तो इसका क्या मतलब था कि आप पॉइंटर टू एन अरे नहीं पास कर रहे हैं यहां पे। दिस इज नॉट अ पॉइंटर टू एन अरे। यहां पे आप क्या कह रहे हैं कि y का जो 5 यानी 6वां जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पास करो। ठीक है, तो ये गलती शुरू में लोग कर देते हैं कि यहां पे y यानी अरे का स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस पास करने की बजाय आपने किसी सेल की वैल्यू पास कर दी है कि इस सेल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारा मकसद नहीं था। यानी ये बात याद रखें कि अरे का जब आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके पास करते हैं फंक्शन कॉल में, तो बेसिकली वो उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को पास करता है, सिर्फ उस एक वैल्यू को। अगर आप पूरा अरे पास करना चाहते हैं तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम लिख दें, तो वो पूरे का पूरा अरे पास हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और चीज देखें कि हमने शुरू के लेक्चर में बात की थी कि फंक्शन में जब भी कोई पैरामीटर पास होता है तो इट इज पास्ड बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है कि आपकी रैम में मेन फंक्शन में एक अरे पड़ा हुआ है y, और उसकी 10 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। जगह कम में सी मैंने ये ऐसे करके लिख दिया है, सॉरी। ठीक है, ये आपका मेन के अंदर पड़ा हुआ है। जब आपने फिल अरे का फंक्शन कॉल किया है तो यहां पे एक वेरिएबल n बनेगा, एक वेरिएबल n अंडरस्कोर वैल्यू बनेगा। ठीक है, और क्लास ये बात याद रखनी है आपने, एक तीसरा जो वेरिएबल बन रहा है फिल अरे में उस वेरिएबल का नाम है लिस्ट। ये वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है y, यानी y में पहले लेट्स सपोज ये a0 है तो लिस्ट के अंदर a0 पड़ा होगा। और ये बात याद रखें कि लिस्ट के अंदर a0 पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा अरे नहीं पड़ा हुआ।
यानी ये मेन था ना, तो मेन में तो आपने एक अरे डिक्लेयर कर दिया ऑफ साइज 10। अब जब आप ये चीज करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस अरे का एक पूरे की पूरी नई कॉपी बन जाएगी। यानी यहां पे लिस्ट के 10 एलिमेंट नहीं पड़े होंगे, लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6, लिस्ट 7, लिस्ट 8, लिस्ट 9, ऐसे नहीं है। लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होगा। ये पॉइंट समझना जरूरी है क्लास, ठीक है? ये पॉइंट समझना जरूरी है कि जब आप एक अरे पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो पूरे का पूरा अरे कॉपी नहीं होता, उस अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो कॉपी हो जाता है इस वेरिएबल के अंदर, बस वो एड्रेस कॉपी हो जाता है। अब जब आप लिस्ट आई करते हैं यहां पे, यानी लिस्ट फॉर एग्जांपल 1 है, तो क्या होगा? लिस्ट के अंदर ये एड्रेस है 1 का मतलब है कि इससे अगली वाली लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर दो, या उसके ऊपर जाके कुछ लिख दो, ठीक है? तो ये बात याद रखें कि जब अरे पास किया आपने, तो अरे का जो पहला स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज पास्ड बाय वैल्यू, यानी उसकी एक कॉपी बन जाती है, पर पूरे के पूरे अरे की कॉपी नहीं बनेगी। अरे सिर्फ और सिर्फ मेन के जो जगह थी वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। तो इसलिए अब इस फंक्शन में जो भी चेंज होगी, यहां पे जो भी चेंज हो रही है, वो एक्चुअल ओरिजिनल अरे के अंदर ही चेंज हो रही है। इट्स नॉट कि कोई नई कॉपी बन रही है जिसके अंदर चेंज होगी, नहीं, जो ओरिजिनल अरे है उसके अंदर ही चेंज होगी। तो फिर अगर मैं आपसे एक पूछूं कि यहाँ पे कितनी रैम एलोकेट हो रही है इस पूरे प्रोग्राम में, तो आप कहेंगे कि एक वेरिएबल ये है जिसमें 10 सेल एलोकेट हो रहे हैं, एक वेरिएबल ये है जिसमें सिर्फ एक सेल एलोकेट हो रहा है, ठीक है? एक वेरिएबल ये है जिसमें एक सेल एलोकेट हो रहा है, एक वेरिएबल ये है जिसमें एक सेल एलोकेट हो रहा है, और एक वेरिएबल ये है जिसमें सिर्फ एक सेल एलोकेट हो रहा है। यहां पे 10 सेल एलोकेट नहीं होंगे। और जब इसको इस्तेमाल करते हुए आप अरे में चेंज करेंगे, तो वो इस अरे के अंदर चेंज हो रही होगी, ओरिजिनल अरे में, ठीक है? लेट्स सपोज वी वांट टू राइट अ फंक्शन व्हिच टेक्स एज इनपुट एन अरे एंड रिटर्न्स इट्स एवरेज। तो इस फंक्शन का क्या तरीका होगा, ठीक है? लेट्स सपोज आपने एक अरे डिक्लेयर किया इंट x6, उसमें आपने वैल्यू राइट कर दी है, ठीक है? वो वैल्यू आपने यहां पे सिर्फ x पास किया है, x, ये नहीं लिखा x सबस्क्रिप्ट 0 या x सबस्क्रिप्ट 1, नहीं, सिर्फ x लिखा है। यहां पे क्या हो रहा है, इंट y करे है, उसके अंदर सिर्फ, यानी ये y जो है पूरा अरे नहीं है, ये एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर x का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है? अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल सम। अच्छा, बाय द वे, जब आपने अरे को एक्सेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस अरे की लेंथ क्या है। अगर आपको लेंथ ही नहीं पता तो आपको कैसे पता लगेगा कि लूप कितना चलेगा? तो इसलिए एक आप वेरिएबल रखते हैं n, जिसमें आप क्या पास करते हैं, उस अरे की लेंथ। यानी पिछले एग्जांपल में भी हमने ये किया था, यहां पे हमने क्या पास किया था, 10, जो बता रहे हैं कि इस अरे की लेंथ जो है वो 10 है। यहां पे भी हम वही काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अरे की लेंथ 6 है, इसमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं। और कोड में क्या हो रहा है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम इज इक्वल टू 0, फिर अगली लाइन पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक लूप रन कर रहे हैं फ्रॉम 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक, और उस लूप में आप क्या कर रहे हैं, y को इस्तेमाल करते हुए, x नहीं, y को इस्तेमाल करते हुए, y0 में जो वैल्यू है उसे आप सम में ऐड करेंगे, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, इन सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 आप सम के अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय n।
तो वो एवरेज आ जाएगी। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, इस जगह पे, इस फंक्शन कॉल की जगह पे जो भी वैल्यू रिटर्न हुई थी वो आ जाएगी। और वो सी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल यूजेज थी कि अगर आपने एक वन डायमेंशनल अरे इस्तेमाल करना है। ठीक है, याद रखें, इट इज नॉट लीगल फॉर अ फंक्शन रिटर्न टाइप टू बी एन अरे, यानी फंक्शन रिटर्न जो है वो कोई एक वैल्यू करता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि जो अरे आपने एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, आप उसी अरे के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनल अरे के अंदर ही चेंज हो रही होती है, तो इसलिए आपको अरे रिटर्न करना पड़ता ही नहीं है। समझ आइए? यानी अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हैं तो आप अरे रिटर्न नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, एक अरे को पास कर देंगे एज आर्ग्यूमेंट, और क्योंकि उस अरे में अगर आप चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में ही चेंज हो रही होगी, तो आपने जो भी वैल्यूज करनी है आप उस अरे के अंदर लिख दें। यानी पिछले एग्जांपल में जो हमने किया था कि रिमाइंडर का एक वेरी पॉइंटर पास किया था और क्वोशिएंट का एक पॉइंटर पास किया था, तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते थे कि एक अरे पास कर देते और उस अरे का जो पहला सेल है उसमें आप रिमाइंडर की वैल्यू लिख देते और उस अरे का जो दूसरा सेल है उसमें आप क्वोशिएंट की वैल्यू लिख देते थे। ये आप कर सकते थे और फिर रिटर्न कुछ ना करता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आपने लिख दिया तो ओरिजिनल अरे के अंदर ही आपने चेंजेस किए ना, तो जो मेन फंक्शन था वो वहीं से उस ओरिजिनल अरे से वैल्यू रीड कर ले, विच इज फाइन। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप एक अरे क्रिएट करें फंक्शन के अंदर, ठीक है, और आपका जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर पॉइंटर होगा। इंटीजर पॉइंटर का क्या मतलब है कि जो आपने अरे बनाया है उसके अंदर वैल्यूज लिखी है, अब उस अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो बेसिकली आप रिटर्न कर देंगे। यानी रिटर्न अरे जब आप लिखेंगे तो उसका मतलब है कि जो अरे बना हुआ था उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है आप वो रिटर्न करना। तो इस एड्रेस को आप कैप्चर कर लें जो भी पेरेंट कॉलिंग फंक्शन था, और उसमें उसके थ्रू आप इस क्रिएटेड अरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात याद रखें कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल बनाया है और उस लोकल का आपने एड्रेस रिटर्न कर दिया मेन को, और मेन उस एड्रेस को इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये अक्लमंदी नहीं है। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो इट इज पॉसिबल कि आपका जो कंपाइलर है या तो फौरन ही इस सारी जगह को डिलीट कर देगा, कहेगा कि फंक्शन खत्म हो गया तो इस एड्रेस को भी डी एलोकेट कर दो, फारिग कर दो। इन विच केस मेन में आप उस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए जगह को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जगह तो सारी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि ये फंक्शन जो था ये खत्म हो गया था। पर इन सम केसेस क्या होता है कि फौरन डिलीट नहीं होता। कंपाइलर क्या कहते हैं कि ठीक है फंक्शन खत्म हो गया है, पर इस जगह को हम थोड़ी देर बाद डिलीट करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन दैट केस मेन से अगर आप इस जगह को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगी। तो ये बिहेवियर जो है ये ठीक नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, कुछ केसेस कभी रन करते हैं तो वैल्यू रिटर्न हो जाती है, कभी रन करते हैं तो वैल्यू एक्सेस नहीं होती। तो आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर दफा मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो वही बिहेवियर होगा। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? यार आज यस सारे सर। खामोश क्यों हैं? नो नो ठीक सर, है, और बोल रहे हैं। आखिरी पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल अरे को अगर आपने पास करना है एज आर्ग्यूमेंट, यानी लेट्स सपोज आपके अरे की दो डायमेंशन थी, ठीक है, तो पैरामीटर लिस्ट में आप क्या स्पेसिफाई करेंगे? अरे की टाइप, अरे का नाम, रोज कितनी थी वो आप बेशक इग्नोर कर दें, वालेकुम सलाम, रोज कितनी थी आप बेशक इग्नोर कर दें, पर कॉलम कितने थे वो स्पेसिफाई करना लाजमी है। यानी ये बताना लाजमी है कि इस अरे के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, रो स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं है क्योंकि वो पता लग जाएगा। यानी लेट सपोज आपकी रैम के अंदर 36 जगह 36 सेल जो हैं वो एलोकेटेड थे, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले सेल पहली रो में अगर 13 कॉलम है तो दैट मीन्स कि टोटल इस अरे में 2 ही रोज हैं, पहली रो में 13 कॉलम है और दूसरी रो में 13 कॉलम है। पर हैविंग सेड दैट अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसकी इजाजत है आपको। आप कह दें कि पहली टाइप इंट है
सॉरी अरे की टाइप इंट है, उसका नाम डे टैब है, उस अरे में 2 रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं, ठीक है, कर ले दोनों ठीक है। पर लाजमी क्या है कि ये वाली चीज बताना लाजमी है, ये नहीं बताएंगे तो आपका कंपाइलर ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो था कि फंक्शन में आपने पैरामीटर स्पेसिफाई किया है अरे 2 डायमेंशनल अरे को। अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे को पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के अंदर, तो वो आप सिर्फ स्पेसिफाई करेंगे फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर अरे का नाम, दैट्स इट। सिर्फ स्पेसिफाई करेंगे अरे का नाम, क्यों? क्योंकि अरे का नाम जो होता है वो अरे की पहली लोकेशन का एड्रेस होता है उसमें, चाहे वो अरे 2 डायमेंशनल हो, 1 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, पहले सेल का जो भी पहला सेल है उसका एड्रेस जो है अरे के नाम में पड़ा होता है, तो आप सिर्फ नाम पास करेंगे। और अगर आप अरे का कोई एक्चुअल सेल पास करना चाहते हैं, पूरा अरे का नाम, स्टार्टिंग लोकेशन नहीं, उसका सेल कोई, तो आप स्पेसिफाई कर देंगे अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में कि कौन सा रो है, और कॉलम ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कि कौन सा कॉलम है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि अरे का जो दूसरा रो है उसका जो पहला कॉलम है उसमें जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को पास कर दो, ठीक है। ये बेसिकली एड्रेस पास हो रहा है, ये एक्चुअल इंटीजर पास हो रहा है, ये बात याद रखें। और एक गलती जो आप लोग हमेशा शुरू में करेंगे वो गलती क्या है कि जब भी आपने अरे पास करना है, एक्चुअली कोई भी आपने वेरिएबल पास करना है, तो एक आप गलती क्या करेंगे कि यहां पे ना आप वेरिएबल के साथ उसकी टाइप भी लिख देंगे, यानी एक्स के आप इस तरह की कोई चीज लिखेंगे, एवरेज इंट एक्स कॉमा 6। तो क्लास याद रखें, ये इंट वाली चीज जो है ये आपने सिर्फ यहां पे लिखनी होती है, यहां पे आप सिर्फ वेरिएबल या वैल्यू पास करते हैं, उसकी टाइप नहीं स्पेसिफाई करते। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वेरिएबल पास करें या वैल्यू पास करें, उसकी टाइप नहीं आप पास करेंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? आज काफी लंबा लेक्चर हो गया था, माय अपॉलॉजीज, ठीक है। एनी क्वेश्चन? बाकी फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह करते हैं। कोई सवाल? नो सर। नो सर। ऑलराइट क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।